गुड मॉर्निंग छात्रों। आज आप लोगों का बीपीएमपी ओमर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों को समास पढ़ाऊंगी। समास, जैसा कि आप लोगों को बच्चों पता है कि समास ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है कि जो हर पेपर में आता है, कंपटीशन में भी आता है, 6, 7, 8, 9 सभी क्लासों में, 10, 11, 12 सब में आता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है। ठीक है, तो आपको आज मैं हिंदी विषय में क्या पढ़ाऊंगी? समास पढ़ाऊंगी। अब समास क्या है इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। समास का अर्थ होता है दो या दो शब्दों से मिलकर बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर बने हुए संक्षिप्त शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संक्षिप्त मीन्स क्या होता है बेटा? संक्षिप्त किसी चीज का छोटा आकार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समास। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समास और संधि में कि संधि भी यही चीज, यही परिभाषा है, समास की भी यही परिभाषा है, लेकिन उसमें अंतर है। संधि क्या होता है? संधि भी दो शब्दों के मेल, दो शब्दों के मेल को नहीं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और समास किसको कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उसका जो संक्षिप्त छोटा स्वरूप बन के निकल के आता है उसको समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो बेटा? समझ में आया? ठीक, ओके। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगी समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास, समास, ठीक है, क्या हो गया? समास। मास मीन्स क्या होता है बेटा? महीना। मास मीन्स क्या होता है? महीना। अब आपको क्लियर, कोई बच्चे भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कि समास कितने होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको ये ध्यान देना है कि हमारे इसमें मास लिखा हुआ ना, मास मीन्स होता है महीना। अब हमारे कितने महीने होते हैं साल में? 12 होते हैं, और 12 का हम आधा कर देंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे समास? 6। कितने समास हैं हमारे? 6। ठीक है, ध्यान रहेगा ना बच्चों? अब तो नहीं आप लोग भूलोगे। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, अब समास, पहला समास हमारा कौन सा है? अब हमने सबसे पहले तो आप लोगों को दिया हुआ है तत्पुरुष समास, लेकिन इसमें 6 समास होते हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययीभाव समास और छठवां बहुब्रीहि समास। ठीक है, हमने तो इस सीरियल से लिखे हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। आप लोग चाहे जिस समास को ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। और हमने सबसे पहले, क्योंकि तत्पुरुष समास का जो रूप है, स्वरूप है, वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमने सबसे पहले तत्पुरुष समास को ही लिखा है और उसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? ठीक है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अब ये उत्तर पद क्या है? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये उत्तर पद क्या है। तो बेटा, समास दो पदों से मिलकर बना होता है। किससे? दो पदों से मिलकर बना हुआ है समास। तो जो जैसे ये शरणागत लिखा हुआ है, ये दो पद हो गए, गत और शरणा। तो शरणा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया, यानी पहले का पद, और गत क्या हो गया? उत्तर पद हो गया, बाद का पद। समझ में आया आप लोग को? क्लियर हुआ कि पहले का पद पूर्व पद कहलाता है और पीछे का जो पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़िए। कर्म तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास में। मेन आपको बेटा यही ध्यान देना है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ये भी आपके दिमाग में बात आ रही होगी जहन में कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है। विभक्ति चिन्ह होता है जो हमने हिंदी में पढ़ा हुआ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, ये जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, और संबंध काकी के, ये क्या होते हैं? ये चिन्ह होते हैं, हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। जिन समास में इन चिन्हों का लोप होता है वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है।
ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को चर्चा करूंगी आपके सामने कर्म तत्पुरुष समास की, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे शरणागत, ठीक है, शरणागत। अब इसका क्या होगा समास विग्रह, शरण को आया, यानी जो हमारी शरण में आया, ठीक है। अब यहाँ पे किस विभक्ति का लोप हुआ, इसका विभक्ति चिन्ह क्या था, को था ना, ये देखिए बेटा ये को, और यहाँ पे भी को चिन्ह आया विभक्ति का, समझ में आया। शरणागत, शरणागत से तो हम समझ गए कि शरण में आया हुआ हमारे, लेकिन पूरा जब हम उसका अर्थ निकालेंगे, तोड़ेंगे उसको, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, किस विभक्ति का लोप होगा यहाँ पे, को विभक्ति का, क्योंकि शरण को आया हुआ, ठीक है। दूसरा उदाहरण ग्रंथाकार शब्द, हमें इस शब्द से समझ में आ जाएगा कि ग्रंथाकार, ग्रंथ को रचने वाला, लिखने वाला, लेकिन इसमें भी किस विभक्ति का लोप है, ग्रंथ को लिखने वाला, क्या कहलाता है, ग्रंथाकार। अब दूसरा करण तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, ठीक है। अब जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, यानी रेखाओं के द्वारा जिस चीज को चित्रित किया गया हो, अंकित किया गया हो, लिखा गया हो, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह इसका क्या है, कर्ण कारक का से। तो यहाँ हमारा इस शब्द में हमारा इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, यानी कि इसको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसका लोप हो गया है। मन चाहा, हम लोग कहते हैं ना, अरे अपने मन की पसंद की जो भी चीज मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, मन चाहा, ठीक है। मन से चाहा, जिसको जो पसंद हो, हमें पसंद हो, उसको बोलते हैं मन चाहा। तो इसमें क्या हो गया कि मन चाहा, यानी मन से जिसको पसंद करते हैं, चाहते हैं। इसमें भी कौन सी विभक्ति आई, से विभक्ति आई। से इसका क्या होता, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया और एक सेंटेंस हमारा बना मन चाहा, ठीक है। इस छोटे से शब्द से हमें इतने बड़े शब्द का अर्थ मालूम पड़ गया, ठीक है। अब यही समास कहलाता है, क्योंकि इस शब्द का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है, यानी कि छोटा स्वरूप, ठीक है। ये छोटा स्वरूप है और ये उसका बड़ा स्वरूप है। क्लियर हुआ, डाउट नहीं है ना कुछ, ठीक। जो चीज समझ में ना आए पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। अभी आगे देखिए। अब संप्रदान तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। जैसे राह खर्च, राह मीन्स बेटा क्या होता है, रास्ता, और खर्च मीन्स व्यय करने के लिए, पैसा रुपया, क्योंकि कहीं भी जाएंगे आएंगे तो क्या होता है, खर्च तो लगता ही लगता है ना, बगैर पैसे के तो कहीं आना जाना होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, राह के लिए खर्च। अब इतने बड़े सेंटेंस का शब्द का समास ने हमारे क्या, ये छोटा स्वरूप, यही समास कहलाता है ना, राह खर्च। दो शब्दों में हमने इतने बड़े शब्द को समेट करके दो शब्दों में ही उसका अर्थ निकाल लिया और समझ गए कि हाँ ये इसका अर्थ होता है कि राह खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है। हवन सामग्री, ठीक है, हवन के लिए सामग्री। इसमें भी देखिए ये विभक्ति चिन्ह इसका क्या है, के लिए है, संप्रदान, ठीक है। तो यहाँ पे हवन की सामग्री के लिए, ठीक है। अब ये छोटे शब्द से हमें पता चल गया इस समास से कि हवन के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता है। अब आगे बेटा देखिए, अपादान कारक। अब से कर्ण कारक में भी है से विभक्ति चिन्ह, और किसमें, अपादान में भी है, लेकिन अपादान में है अलग होने के लिए। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, है तो दोनों के चिन्ह से ही, लेकिन ये है अलग होने के लिए। जब हम किसी चीज से दूर जाते हैं, कोई शब्द ऐसा हो जो हमें ये दर्शाता हो कि हम किसी चीज से दूर जा रहे हैं, अपना रिश्ता दूर कर रहे हैं, कोई भी चीज हो या हमारा संपर्क टूट रहा है, दूर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे फिर वहां पे अपादान विभक्ति का यूज होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ मीन्स रास्ता, भ्रष्ट मीन्स भटक जाना, ठीक है। जैसे पथ से भ्रष्ट, जिसने कोई अपना पथ या रास्ता चुना हो और उस रास्ते पे ना जाकर के किसी दूसरे रास्ते पर जाता है, तो क्या हो जाता है, पथ से भ्रष्ट, यानी जिस मार्ग से उसे जाना था वो उससे दूर हो गया, दूसरे पथ पे चला गया, ठीक है। यानी कि उस रास्ते से अलग होना, दूसरी जगह जाना, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की बहुत ज़रूरत है, इसको आप लोग को ध्यान से ही समझना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। ये हो गया। अब रोग मुक्त,
रोग मुक्त, हमने एक सेंटेंस कह दिया, एक शब्द बोल दिया रोग मुक्त, आप समझ जाएंगे कि हाँ रोग से मुक्त। कोई भी व्यक्ति बीमार था और क्या हो गया, वो रोग मुक्त हो गया, यानी कि रोग से मुक्त हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। यहाँ भी इस विभक्ति चिन्ह का से, यानी रोग से अलग हो गया, वो ठीक हो गया। ठीक समझ में आया ना। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो जब वो ठीक हो जाता है तो उसको कह देते हैं रोग मुक्त, कि वो उसका इलाज हो गया और वो ठीक हो गया, वो रोग मुक्त हो गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे संबंध तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के होता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल क्या है, गंगा क्या है, गंगा का जल गंगा जल कहलाता है। जैसे कहीं भी तीर्थ स्थान पे हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हैं या कोई और रिश्तेदार जाते हैं, कोई भी जाते हैं तो वहाँ का जल लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गंगा जल, यानी कि गंगा से लाया हुआ जल। ठीक है, इन दो शब्दों में, छोटे शब्द में हमने उसका अर्थ प्राप्त कर लिया, गंगा जल की गंगा से लाया हुआ जल, गंगा का जल। अब अधिकरण तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में, पे, पर। जैसे ग्राम वास, ग्राम मीन्स होता है गांव, वास मीन्स जहाँ पे स्थान होता है या लोग रहते हैं, निवास करते हैं। ग्राम में वास, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में। ये देखिए यहाँ पे ये विभक्ति चिन्ह आ गया आपका में, यानी ग्राम में निवास करने वाला, वास करने वाला। यहाँ पे में विभक्ति का लोप हो गया इस शब्द में, देखिए ग्राम वास। ठीक है, अब जलमग्न, जलमग्न, जल में मग्न, यानी जल में डूबा हुआ, मग्न। ठीक है, जलमग्न, इस छोटे से शब्द से हमें समझ में आ गया कि जो चीज, जो वस्तु या जो भी हो वो जल में मग्न है, जल में डूबी हुई है। ठीक, अब आप लोग, आपका ये जो तत्पुरुष समास है ये खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा जो आपका समास है कर्मधारय समास, उसको बताऊंगी, इसको भी ध्यान से समझिए। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, किसका पहला पद क्या होता है, विशेषण। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विशेष और विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है किसी भी चीज की विशेषता, वो कहलाती है विशेषण। और जिस चीज के लिए वो विशेषता शब्द का प्रयुक्त होता है, शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं, वो कहलाती है विशेषण। जैसे हमने कहा नीलकंठ, ठीक है, अब कंठ कैसा है, नीला है। या कहा मृगनयनी, मृग के समान जिसके नयन, हमने क्या बताया, विशेषता बताई कि जिसके समान के नेत्र यानी आंखें किसके समान हैं, मृग के समान है। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में समझिए, देखिए जैसे लिखा है चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख की विशेषता, मुख हो गया हमारा विशेष और विशेषता क्या हो गई, चंद्र, क्योंकि मुख की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता, मुख की विशेषता, कि मुख हमारा कैसा है, चंद्रमा के समान तेज युक्त है। ठीक, समझ में आया ना बेटा, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, किसके समान, यानी मुख की विशेषता बता दी कि मुख हमारा चंद्रमा के समान है। महादेव, महान है जो देव। अब देव, देव मीन्स भगवान, देव की विशेषता क्या बताई, जो महान है वो देव। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी, ये विशेष हो गया देव और विशेषता हो गई महान। ठीक है, क्लियर हुआ ना बेटा। ठीक है, अब तीसरा समास हमारा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, पहला पद यानी कि आगे का पद। मैंने अभी आपको पहले क्लियर किया था, बताया था कि उत्तर पद और पूर्व पद, तो पहला पूर्व पद होता है। तो जिसका पहला पद अर्थात पूर्व पद जिसका संख्यावाचक हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। यदि हम भूल जाएं तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द्विगु, गु, गुणा। ठीक है, और गुणा किसके माध्यम से होता है, किसकी सहायता से होता है, संख्याओं के सहायता से होता है। तो यानी कि हमारा जो ये द्विगु समास है किसके आधार पर चलता है, संख्याओं के आधार पर। ठीक है, क्लियर। जैसे चौराहा, अब ये चौ क्या हो गया, गिनती हो गई, और राह क्या हो गया, राह मीन्स रास्ता। ठीक है, चार राहों का समूह, यहाँ पे गिनती दिखाई गई ना पहले पूर्व पद में, ये है उत्तर पद और ये है पूर्व पद। तो पूर्व पद कैसा है, प्रधान है, क्योंकि चार राहों का बता रहा है ना, क्लियर कर रहा है कि चार राहों का समूह, गिनती बता रहा है कि चार राहों का समूह। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण,
पंचवटी। पांच, पंच मीन्स क्या होता है? पांच। यहाँ भी देखिए पूर्व पद आपको क्या कर रहा है? गिनती दिखा रहा है। पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह। ठीक, ये भी क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद देखिए द्वंद्व समास। समास में सबसे सरल, सबसे इजी होता है द्वंद्व समास। ठीक है बेटा, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। और एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो उल्टा अर्थ बताते हैं, यानी कि विलोम शब्द। अधिकतर समास में विलोम शब्द होते हैं। इस समास में, द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता, खाना पीना, रोना गाना, सुख दुख, रात दिन। ठीक है, इस तरह। तो ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि विलोम शब्द हो गए। ठीक है, और कोई भी शब्द एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ठीक है, सुख दुख, सुख दुख। यहाँ पे देखिए सुख का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया? दुख हो गया। अब जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इसके बीच में कौन सा चिन्ह आता है? और। जैसे सुख और दुख, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, इसको हमने लगा दिया कि सुख और दुख। ठीक है, यहाँ पे देश और विदेश। देखिए देश जहाँ पे हम लोग स्वयं निवास करते हैं वो देश हमारा देश कहलाता है, और विदेश जहाँ पे दूसरा देश विदेश हो गया। ठीक है, जस्ट अपोजिट, उल्टा हो गया, यानी कि विलोम शब्द हो गया। तो यहाँ पे भी देश और विदेश आया। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। इसके आगे अब देखिए अव्ययी भाव समास। पांचवा समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और अव्ययी होता है। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव शब्द होता है, या इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें पहला पद इसका उपसर्ग लगा होता है। अधिकतर आप लोग इसमें पाए जाते हैं कि उपसर्ग लगे हुए होते हैं इस समास में। ठीक है, और उपसर्ग क्या होता है आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ कि उपसर्ग शब्द के आगे लगने वाला शब्द जो शब्द का अर्थ बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और किसी भी शब्द के पीछे लगकर जो शब्द उसका अर्थ बदल देता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो उपसर्ग यानी कि जो पहले लगने वाला शब्द है, किसी भी शब्द के अंतर जो अक्षर होता है या वर्ण होता है, उसको कहते हैं हम लोग उपसर्ग। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए यथाविधि। यथा क्या हो गया? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या क्रिया के परिवर्तित होने पर परिवर्तित या बदलते नहीं हैं, वो उसी तरह रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, कोई बदलाव नहीं होता है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे तब, कब और जाना, आना, कल, परसों। क्या ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने पर या संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया होने पर बदलते हैं? कभी कभी नहीं बदलते, ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यथाविधि। ठीक है, यथाविधि, विधि के अनुसार। अजन्मा, आ क्या हो गया? यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल आया आपका उपसर्ग वाला। अजन्मा क्या हुआ? जन्म से लेकर आ लग गया, ये इसका संधि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ प्लस जन्मा। ठीक है, आ ये हमारा उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। जैसे प्रतिदिन, प्रति और दिन, प्रति क्या हो जाएगा हमारा? प्लस दिन। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, दिन हमारा शब्द हो गया, तो ये शब्द बदल देता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद बहुब्रीहि समास। ये छठवां समास है हमारा, बहुब्रीहि समास। ये समास बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और इस समास से जरूर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको इसलिए ध्यान से देखना है और पढ़ना है, समझना है। बहुब्रीहि समास की क्या पहचान होती है? इसके दोनों पद गौण होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो पदों से मिलकर के समास बनता है। उसका जो संक्षिप्त यानी छोटा होता है शब्द वो समास कहलाता है। तो इसमें जो दोनों शब्द होते हैं उसके पहला पद भी और उत्तम पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद गौण होते हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं होता, जबकि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यानी कि हम लोग जहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे होते हैं उसका वहाँ पे कोई शब्द का, वहाँ पे कोई भी हम शब्दों के माध्यम से उसे दर्शाते नहीं हैं। लिखते कुछ और है, दर्शाते कुछ और है, उसका अर्थ तीसरा निकलता है। ये कहलाता है बहुब्रीहि समास। अब 2-3 उदाहरण मैं आप लोग को बता रही हूँ जिनके माध्यम से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।
जैसे नीलकंठ, नीलकंठ क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा। नीलकंठ किसको कहते हैं? हाँ बेटा बताइए। हाँ हाँ ठीक, नीलकंठ कहते हैं शिव जी को। किसको कहते हैं? शिव भगवान को, जिन्होंने विष का पान करके, समुद्र मंथन जब हुआ था तो शिव जी ने क्या किया था? जो उससे वो निकला था, विष निकला था, उसको उन्होंने पी लिया था। तो जिसके कारण उनका कंठ क्या, गला, कंठ मीन्स गला, वो नीला हो गया था। ठीक है, जिनका कंठ क्या है? नीला है, वो क्या कहलाते हैं? नीलकंठ, यानी भगवान शिव। तो यहाँ पे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात हम यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं? भगवान शिव की। दूसरा उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन कौन है? दशानन जिसके 10 ना आनन। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? संधि करेंगे 10 प्लस आनन। आनन मीन्स होता है मुख। आप लोगों ने सुना होगा रावण। अब दशानन किसको हम संबोधित करते हैं दशानन के नाम से? रावण को। दशानन, 10 हैं आनन जिसके। आप लोगों को पता है ना कि रावण के कितने मुख थे, कितने सर थे? 10 सर वाला था, इसलिए उसको दशानन के नाम से भी संबोधित किया जाता था। हम लोग भी जानते हैं कि रावण को दशानन कहा जाता है। तो यहाँ पे दशानन यानी कि हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके क्या हैं? 10 मुख वाला है जो। गजानन, गजानन, गज मीन्स होता है हाथी, फिर नन शब्द आया, नन मीन्स आनन, आनन मीन्स मुख। जिसका मुख किसकी भांति है? जिसका मुंह क्या है? हाँ, गज मीन्स हाथी, जिसका मुख हाथी की भांति है। किसका मुख है बेटा? बच्चों बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक बिल्कुल, हाँ हाँ। गजानन कौन है? गणेश जी। ठीक है, गज है आनन जिसका, यानी कि जिसका मुख किसकी समान है? हाथी के समान है, वो कहलाता है गजानन। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज, अब इसमें देखिए आप यहाँ पे डाउट में आ सकते हैं, भ्रम में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि चतुर्भुज, इसमें तो गिनती आ गई। चतुर मीन्स क्या होता है? 4 होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा समास होता है? यहाँ पे द्विगु। ये तो गिनती वाला आ गया, ये तो लगता है कि द्विगु समास हो गया, लेकिन नहीं। अब इसमें पहले विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि समास में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ महत्वपूर्ण किसको माना गया है? बहुब्रीहि समास को माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बड़ी ही गंभीरता से सोच विचार कर उत्तर देने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्भुज, अब यहाँ पे भुज भी तो लगा हुआ है, यानी कि जिनकी 4 भुज मीन्स भुजाएं, जो 4 भुजाओं वाला है वो कौन है? 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं, 10 है क्या? आनन, 10 भुजाओं यानी मुख। ठीक है, भुज, 4 मुखों वाला जो है कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बच्चों, आज आप लोगों को मैंने समास चैप्टर पढ़ाया, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समास चैप्टर समझ में आया होगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। कल अगला वीडियो लेके फिर आऊँगी। धन्यवाद, थैंक यू।